इस हफ्ते की सबसे बड़ी मिस्ट्री। There's some very big news coming in, gentlemen. Very, very big news. Vice President Jagdeep Dhankar has tendered his resignation, viewers. उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। मॉनसून सत्र का पहला दिन और इतनी बड़ी खबर। I have breaking news that Vice President of India Jagdeep Dhankar has put in his resignation. This is very big news. I'm sorry. He has tendered his resignation as we speak. अचानक उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा दिया क्यों? जिसे कहते हैं ना, गुफ्तगू के बाजार को एकदम गर्म कर दिया। सारा का सारा टीवी न्यूज यूनिवर्स कंफ्यूज था जगदीप धनखड़ के रेजिग्नेशन से, और एज एनडीटीवी पुट इट, Dhexit धमाका, और हाउ अबाउट Dhexit द फाइनल रेजिग्नेशन, coming to a channel near you, rated U for unanswered questions. Now, officially Dhankar resigned for health reasons, but as Arnab put it, Hashtag not just health. Do you agree with me? Pula Rao? Not just health. Hashtag not just health. how creative, Arnab, very creative. Then I love the hashtag. Not just health. I'm glad you guys are becoming so creative. Thank you. We are also the people who invented Tukde, Urban Naxal. So we've been creatively right-wing for a long time. While Arnab was patting himself on the back for his creativity, Sudhir was like, hold my beer. आज से 19 वर्ष पहले 2006 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ओमकारा। बड़ी हिट फिल्म थी, आपने भी इस फिल्म को शायद देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो नाम जरूर सुना होगा। I really want to see how Sudhir connects ओमकारा to Dhankar. इस फिल्म में यह दिखाया गया था कि कैसे किसी के मन में संदेह का बीज बोकर शक पैदा करके रिश्तों में धीरे धीरे कड़वाहट और दूरियां पैदा की जा सकती है। इस फिल्म के रिलीज होने के 19 साल बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी भी बिल्कुल वैसा ही कर रही है जैसा इस फिल्म में हुआ। कांग्रेस पार्टी ओमकारा फिल्म की तरह आग में घी डालकर बीजेपी और जगदीप धनखड़ के बीच एक फूट डालने की कोशिश कर रही है। Okay, so Congress is Langra Tyagi, Ajay Devgan is Amit Shah, and Dhankar is Kareena. थोड़ी मर्यादा रखिए। इंग्लिश में बोले तो This is not the way to behave. सुधीर की इस वाहियात न्यूज एनालिसिस से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है। The thing with Jagdeep Dhankar's resignation is that none of the TV news anchors who are so close to the government, who get routine audience with Home Minister, selfies with the Prime Minister, none of these guys really knew what was happening and what would happen. इस हफ्ते की अगली सबसे बड़ी मिस्ट्री। नए उपराष्ट्रपति को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। क्या बीजेपी में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बीजेपी को नया अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है? चर्चाएं जोरों पर है कि आखिर बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। अंजना ने अपना सेगमेंट तो बिल्कुल धमाके से शुरू करा, क्या बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन सेगमेंट के खत्म होते होते शी हम्बली एक्सेप्टेड व्हाट एवरीवन नोज। ये सब तो वो दिख रहा है जो होना ही है, आज नहीं तो कल। मतलब समय बस होना है और जिसमें होना ही है। समय बस होना है और जिसमें होना ही है। होना है जिसमें बस होना ही है। क्या होना है भाई? अरे कहना क्या चाहते हो? Now Anjana, Sudhir, Navika and Arnab may have no clue कि आखिर क्या होना है, but Rajat Sharma did not disappoint. शर्मा जी के पास सारी इंफॉर्मेशन थी, सारी थ्योरीज थी, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था उनका ये, धनखड़ साहब ने तेवर दिखाने शुरू किए। ऐसे कैसे तेवर दिखाने शुरू कर दिए? लाइक कबीर खान सेड इन चक दे, हर टीम में सिर्फ एक गुंडा हो सकता है, और इस टीम का गुंडा, लेट्स जस्ट से धनखड़ learned it the hard way. Now, before we dive into the full Dhexit dhamaka and all the conspiracy theories swirling around it, let's first take a moment to appreciate the state of taxpayer-funded governance in India. Forget the roads यार, उनका तो हाल बेहाल है, ये तो हमें पता है। इसमें नया क्या है भाई? Delhi is ready for Olympics according to our new chief minister. Forget all of that. We are talking about the new parliament, the 900 crore rupee temple of democracy lovingly funded by your taxes. All that money spent to foster meaningful debate and discourse, and then this monsoon session started with the Prime Minister giving his blockbuster speech not inside this temple of democracy but outside it. Yes, outside Parliament, under the sky, beside the gate, in front of an obedient rolling camera.
मानसून सत्र में आप सभी मीडिया जगत के लोगों का स्वागत है। 18 मिनट की स्पीच, पीएम का करियर बेस्ट मोनोलॉग आउटसाइड द पार्लियामेंट, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेके इन्फ्लेशन पे मोदी जी ने अपने मन की बात की और एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि यह मॉनसून सत्र देश के लिए विजय के उत्सव का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद का ये मॉनसून सत्र विजयोत्सव के तौर पर मनाया जाना चाहिए। मॉनसून सत्र में क्या होने वाला है उसकी पूरी सेटिंग आज उन्होंने इस बयान के जरिए कर दी है। मॉनसून सेशन में काम हो या ना हो, लेकिन मॉनसून सेशन की ब्रांडिंग हो गई एज विजय उत्सव। ये पीएम है या एड एजेंसी के क्रिएटिव डायरेक्टर? एक फकीरी है आपके स्वभाव में। अब चाहे मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर बोले ना बोले, पार्लियामेंट के बाहर मोदी जी की स्पीचेस का लेंथ बढ़ते जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर नो क्वेश्चन नो हाजिरी, पार्लियामेंट के बाहर फुल ऑन मन की बात। जस्ट टेक अ लुक एट पीएम्स मॉनसून सेशन स्पीचेस आउटसाइड पार्लियामेंट एंड हाउ ही हैज बीन इंक्रीजिंग देयर ड्यूरेशन। नमस्कार साथियों। 2019 7 minutes, 2020 6 minutes, 2021 5 minutes, 2022 also 5 minutes, 2023 8 minutes, 2024 12 minutes और अब 2025। नमस्कार दोस्तों। 18 मिनट का ब्लॉकबस्टर एडिशन। जब पीएम का 18 मिनट का माइक ड्रॉप हो गया, सबकी नजर उसके बाद पार्लियामेंट पे गई। एमपीज अंदर गए और पीएम भी अंदर गए। सुबह 11:09। वो देखो प्राइम मिनिस्टर। सुबह 11:15। पीएम छूमंतर गायब। मतलब अंदर सेशन शुरू था, लेकिन मोदी जी ने जो बोलना था उन्होंने बाहर बोल दिया और वो निकल गए। स्पीच डिलीवर्ड, क्वेश्चंस नॉट एक्सेप्टेड। So the next time you see headlines like PM speaks for 18 minutes, just stop there. थोड़ा सा रुकना और सोचना। बोलना और जवाब देना, ये दो अलग चीजें होती हैं। पार्लियामेंट में देश को सिर्फ भाषण नहीं, जवाब भी चाहिए होता है। मोनोलॉग से मुल्क नहीं चलता, डायलॉग से डेमोक्रेसी बनती है। Modi ji, if we the people of India have paid with our hard-earned tax money to fund a shiny new very expensive building, the least you could do is give a speech inside the house as the session starts. As we record this show, Modi now has left for UK and Maldives. He hasn't spoken yet, but he's supposed to be speaking at some point. Now you may wonder why it's important for the PM to speak. Because it means the Prime Minister and his government both want to be accountable in a proper forum. 11 साल से नो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अब हमने नॉर्मलाइज कर ही दी है। विल वी नाउ ऑल्सो एक्सेप्ट नो पार्लियामेंट्री मर्यादा? Instead of asking why the Prime Minister decided to do Mann Ki Baat outside Parliament, anchors repeated what he said in his speech with much glee. इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के इन प्रयासों को बल दें। आत्मनिर्भर होने का प्रयास करने की क्या जरूरत है मोदी जी? हम तो आत्मनिर्भर हो गए। सारी दुनिया इंडिया से ही तो वेपन्स खरीद रही है। क्या इजराइल, क्या रशिया, छोड़ो चाइना, हर जगह हमारा ही डंका बज रहा है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? आप अंजना का शो नहीं देखते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत नहीं कह रहे हैं। सच ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस सटीक अंदाज में पाकिस्तान पर हमले किए और उसके हमलों को नाकाम किया, उसने भारतीय सेना की ताकत, मेड इन इंडिया हथियारों की शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस चीर कर जिस तरह से भारतीय मिसाइलों ने अपने टारगेट्स को ध्वस्त किया, उसने दुनिया भर के देशों में भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ा दी है। Notice how in the whole segment Anjana mentions a lot of countries who are apparently buying from us. फिलीपींस के अलावा इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, कतर और ओमान ने भी ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। After mentioning all these countries, she says ये खरीदना चाहते हैं, ये सब भारत के वेपन्स में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मतलब अभी तक कोई कॉन्क्रीट डील की बात वो नहीं कर रही है, बस ये बता रही है कि दिलचस्पी है, एक चाहत है। इंडोनेशिया ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन खरीदना चाहता है। वियतनाम अपनी सेना के लिए करीब 6000 करोड़ रुपए में ब्रह्मोस की डील करना चाहता है। मलेशिया ब्रह्मोस मिसाइल को अपने सुखोई
Su-30 लड़ाकू विमानों के लिए खरीदना चाहता है। At one point, Anjana said this. देखिए, साल 2014 में भारत के पास 32% स्वदेशी हथियार थे, 24 में 88%। आप इजाफा देखिए कितना बड़ा हो गया। Slight issue with this claim, Anjana. India स्वदेशी weapons में नहीं, स्वदेशी ammunitions में आत्मनिर्भर है। Weapons is equal to guns, tanks, aircraft. Ammunition is equal to bullets, shells and bombs. Simple difference. जिसे आप बोफोर्स समझ रही हैं, वो सिर्फ गोलियां हैं. So yes, it's great that we are becoming आत्मनिर्भर when it comes to ammunition, like this Hindu business line piece says. But we are far from being आत्मनिर्भर when it comes to weapons. और यार, इतनी डींगे हाँकने से पहले थोड़ा डेटा तो देख लेती। यानी भारत जो हथियार बना रहा है उसे खुद इस्तेमाल करता है, फिर युद्ध में पाकिस्तान जैसे देशों पर टेस्टिंग हो जाती है, दुनिया भर में लोग खरीदने के लिए आते हैं, तो हम टेस्टिंग भी पाकिस्तान पर कर रहे हैं और दुनिया भर में बेच भी रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अंजना, पूरी दुनिया हमसे वेपन्स खरीद रही है, सब लाइन में लगे हुए हैं हमसे वेपन्स खरीदने के लिए आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, और उनका खुद का डेटा बोल रहा है कि इंडिया का ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट इज एट 0.2%। यानी अगर हम भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का अनुमान लगाएं तो अभी ये तकरीबन 0.2% के आसपास होगा, जो बहुत कम है। 0.2% ग्लोबल शेयर कम है अंजना जी? डिसाइड कर लो यार पहले। This is what happens when you try and fit your propaganda with data that doesn't exist. Moreover, when it comes to Operation Sindoor, there is still the big question on how many jets were taken down. एक फ्रेंच मैगजीन ने इसी महीने पहली बार ये क्लियरली बताया है कि पाकिस्तान ने जो चाइनीज जेट्स यूज करे थे, उन्होंने रफाल की कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिसरप्ट किया. And it says that at least one jet would have been shot down by Chinese-made PL-15. This is again a claim by a French magazine. But don't we as a country deserve to know what exactly went down in Operation Sindoor? Because it concerns taxpayers' money. Our money. Pakistan ka nuksan, hamara nuksan, what happened to the terrorists who came in and killed people indiscriminately? What happened about the security lapses? Who's really responsible and who will be held accountable? When the government is using public money, what better way to be accountable to the public than in parliament, which is also built by public money? Whatever questions are raised and whatever the opposition says, any elected government should be able to take it. The main aim shouldn't always be controlling the narrative कि ANI को बाइट दे दी, काम खत्म। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सबसे बड़ा हंगामा लोकसभा में देखने को मिला। आज दिन भर की कार्रवाई लगभग 30 मिनट 35 मिनट ही चल पाई अगर लोकसभा में, तो इस पर किसकी जवाबदेही बनती है? नरेंद्र मोदी ने खुद ऑपरेशन सिंदूर की बात कर दी और साफ मैसेज दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर तो भारत की ऐसी कामयाबी है जिस पर खुद सरकार चर्चा करेगी। गवर्नमेंट खुद बोल रही है that it will debate ऑपरेशन सिंदूर for 16 hours in both the houses. Hopefully, they'll also take questions when the Prime Minister is back. And this brings us to the crux of Brexit. धनकर का रेजिग्नेशन सिर्फ पोस्ट छोड़ना नहीं था, ये एक नैरेटिव कंट्रोल का मामला था। अब जैसे कि रजत शर्मा ने बोला, हो सकता है कि रेजिग्नेशन की वजह ये थी। धनकर साहब ने तेवर दिखाने शुरू किए। पिछले कुछ महीनों से वीपी साहब खुद बीजेपी सरकार को डांट रहे थे, like when he scolded the government for ignoring farmers' issues. I'm so sorry. But what I see before my eyes is lack of directional approach. Can we create a boundary between the farmer and the government? जिनको लगाना है गले, उनको दुत्कार नहीं किया जा सकता है। मेरे कठोर शब्द हैं, पर कई बार बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। अब भाई इंसान का नेचर तो नेचर ही रहता है। पार्लियामेंट में प्लेइंग स्कूल मॉनिटर विद ऑपोजिशन इज गुड, बट व्हाट इज द पुअर मैन सपोज्ड टू डू व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन? ही डिसाइडेड टू बी स्कूल मॉनिटर विद द गवर्नमेंट ऑफ द डे, बीजेपी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको सरकार में इज्जत नहीं मिल रही थी, वो थोड़े खफा थे। कुछ कह रहे हैं कि वो ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि केजरीवाल उनको ज्यादा ही टाइम दे रहे थे, उनके साथ घूम रहे थे। लेकिन असली पंगा कहाँ हुआ? जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट मोशन पर। मोदी सरकार ये चाह रही थी कि जस्टिस वर्मा का रिमूवल लोकसभा के थ्रू हो, ताकि क्रेडिट भी मिले और कंट्रोल भी बना रहे।
पर ऑपोजिशन ने राज्यसभा में मोशन डाल दिया फॉर इम्पीचमेंट और धनखड़ ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि पहले तो वीपी साहब जनरली सरकार की ही सुनते थे। एक्सपेक्टेशन शायद ये थी कि वो ऑपोजिशन का मोशन रिजेक्ट करके सरकार की बात सुनेंगे एंड ऑल ऑफ दिस वुड हैपन थ्रू लोकसभा। लेकिन जब उन्होंने एक्सेप्ट किया तो एक और प्रॉब्लम आ गई। अगर धनखड़ जस्टिस वर्मा के रिमूवल को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो कहीं जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी एक्शन तो नहीं ले लेंगे। रिमेंबर हु जस्टिस यादव इज। लेकिन जो है जिसे कह लीजिए आप सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए घातक है। इंडियन एक्सप्रेस और टेलीग्राफ के रिपोर्ट्स के मुताबिक धनखड़ की टॉप बीजेपी लीडर्स के साथ काफी कहासुनी हुई ऑन दिस होल जस्टिस वर्मा impeachment motion issue, and after that he quit. So basically, what Raja Sharma said. धनखड़ साहब ने तेवर दिखाने शुरू किए और what the Congress spokes said. बीजेपी का बहुत साफ है और बीजेपी से भी ज्यादा श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है कि रहना है हमारे यहाँ तो गुलाम की तरह रहो, चाहे वो कोई भी हो। धनखड़ ने अपने टेन्योर में वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट एक पॉलिटिकल वेपन बना दिया था, लेकिन जब वो सरकार के नैरेटिव के साथ नहीं चले तो उनका ही एग्जिट हो गया, यानी कि झकझट। Now, as the parliament session continues, we will hear of many other issues, but there's one issue that hasn't got the attention it deserves. In the first week of July, Deccan Herald, the New Indian Express and the Hindu, among other publications, published a chilling report. A Dalit sanitation worker made a gory claim. He claimed to be a former employee at the Dharamsthala temple, and he said that he was instructed to bury over 100 dead bodies between 1995 and 2014. पहले इन्हें लगा कि ये सुसाइड केसेस हो सकते हैं, लेकिन फिर देखा चोट के निशान, कुछ बॉडीज पे एसिड अटैक की निशानियां, कुछ लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म में। He even said that some bodies appeared to have signs of sexual assault. एक बार उन्होंने बॉडीज दफनाने से मना कर दिया और उनका कहना है कि इसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। अब 30 साल बाद he has come forward. FIR के लिए रिक्वेस्ट किया है, प्रोटेक्शन मांगी है। But why did he come forward after so long? He says the bodies were bruised, stripped, strangled, and burned with acid. That many were girls, some of whom were still in school uniform. When he once refused to bury a body without informing the police, he says he was beaten and threatened with death. He was apparently told that he too would be buried like them. So he stayed silent for many years, until one day, one of his own, a girl in his family, was assaulted by someone linked to the same temple circle. That's when he fled. Now the man in question is ready to show the police where the bodies are buried, and he has said he will help the police to even exhume these bodies. Let's be clear, ये अभी तक सिर्फ allegations और claims हैं, but अगर कोई इंसान इतना detailed, confident और ready for investigation confession करता है तो क्या होना चाहिए? Immediate police action, media pressure, political accountability. No, censorship. Guess what happened? वीरेंद्र हेगड़े धर्मस्थला टेम्पल के हेड, राज्यसभा MP हैं. He's a powerful political figure. His brother Harshendra Kumar approached the court and got an ex parte injunction. The court in all its wisdom said, हटा दो. Injunction granted. So over 8,000 media links on the issue have now been taken down. Videos, reports, social media posts, even News Minute की YouTube videos. Poof, all gone. Meanwhile, the News Minute, despite legal threats and takedown orders, is still reporting on this issue. I want to remind you that you will not find such detailed coverage of the story in too many news outlets. At the News Minute, we have reported extensively on what's been happening around Dharmasthala. And this includes the rape and murder of Saujanya. Our stories were based on months of groundwork, legal documents, and the voices of families. And yet, many were taken down using court orders. We are fighting these injunctions or gag orders in court because this is important, too important to not be heard. And this is where I need you to step in.
become a monthly subscriber. It's a matter of just 500 rupees. But that will help my colleagues uncover more and of course help us pay our legal bills. So use this QR code or click the link in the description below and become subscribers right away. So the next time someone asks, why should we support independent news? Show them this case and tell them because someone has to dig where no one else wants to. Support independent media, support the News Minute and their fantastic coverage on this whole issue. Support the truth because often it gets buried. Now to give Times Now its due, their reporter was one of the first ones to hit the ground and get us a picture of what was happening in Dharamsala temple. Remember, this particular spot that we're at right now is where reportedly the whistleblower and his accomplices exhumed skulls from to present to the Dharamsala police while seeking police protection from them. Going further, my video journalist would also now show you what looks or what appears to be a dupatta or a sari, probably some clothes that have just been muddled under the mud here. And these exact locations is what the whistleblower's accomplices, legal team of course, have shown us right now to be the place where they have exhumed the skulls that were buried many years ago from currently are. But this never made it to Navika's primetime show. Navika has not debated or discussed this story on her primetime show, even though her reporter was one of the first ones to get this story. Because bhai, is report mein koi Hindu-Muslim possibility nahi hai. No Rhea drugs angle, no Akbar, no Aurangzeb, no Vipaksh, hi. Ye bhi koi story hai? Just a claim of a few hundred girls who may have been raped, who may have been murdered, who may have been buried. That's obviously not newsworthy. It's not the legitimate question of the week. Kya kahe? Subhanallah. Thank you so much guys for watching this episode. If you liked it, please share it with your friends and family. Please do support the News Minute and all its reporting on this issue. You can watch all their reporting on their YouTube channel. You can watch the Let Me Explain episodes by Pooja. She's done a great job of explaining the entire story in great detail with eyewitness accounts, people who live in and around the temple complex, and a lot of other things. News Minute is continuing to do their work despite legal hurdles. So what's your excuse for not stepping up and supporting journalism that needs you? Do it right now.